नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार। और गोदान ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो जैसे भारतीय साहित्य का एक मील का पत्थर है। बिल्कुल, एक ऐसा उपन्यास जो हमें 1930 के दशक के उत्तर भारतीय गांव में ले जाता है। हाँ, और वहाँ के किसानों की जिंदगी, उनके रोज के संघर्ष और उस समय की जो कड़वी सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयाँ थी, उनको बिना किसी लाग लपेट के सामने रखता है। और आज हमारे पास इसी उपन्यास पर एक बहुत अच्छी विश्लेषणात्मक समीक्षा है, तो हम उसी के जरिए इसकी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब हमारा इरादा है कि कहानी का जो मूल सार है, इसके जो मुख्य पात्र हैं, उनके मन की बातें, उपन्यास के जो गहरे संदेश हैं और ये आज भी क्यों इतना जरूरी है, इस पर बात करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये सफर। हाँ, तो कहानी का जो केंद्र है वो है होरी महतो, एक बहुत ही आम किसान। बिल्कुल आम, जो मतलब कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, समाज के जो नियम कायदे हैं उनमें जकड़ा हुआ है। जिंदगी आसान नहीं है उसकी, बहुत चुनौतियां हैं, पर उसके दिल में ना एक सपना पलता रहता है हमेशा। हाँ, एक हसरत। और वो हसरत है एक गाय पालने की। एक गाय। अब देखो, ये सुनने में शायद आज बहुत छोटी बात लगे, लेकिन उस जमाने में, उस समाज में गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी। अच्छा। क्या मतलब था फिर? वो इज्जत का सवाल थी, सामाजिक रुतबे की निशानी थी, धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई थी। तो होरी के लिए गाय पाना सिर्फ मतलब थोड़े पैसे कमाने का जरिया नहीं था। वो समाज में अपनी एक जगह बनाने, अपना मान बढ़ाने जैसा था। ये इच्छा उसके लिए बहुत गहरी थी, उसके पूरे वजूद से जुड़ी हुई थी। और यही से कहानी असल में उलझना शुरू होती है ना? सपना तो है, लेकिन रास्ता कांटों भरा है। सबसे बड़ा कांटा तो कर्ज का जाल है। वो कर्ज जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता आता है। हाँ, और जमीन थोड़ी सी, उस पर साहूकार का सूद, जमींदार का लगान। और फिर गांव की पंचायत की मनमानी भी है, समाज के अपने दकियानूसी नियम कायदे हैं। ये सब मिलकर उसे और जकड़ लेते हैं। तो ये सिर्फ होरी की अपनी दिक्कतें नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक पूरी व्यवस्था का मकड़जाल है। देखो, जमींदार है, साहूकार है, पंडे पुजारी हैं, पंचायत है। ये सब मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना देते हैं कि होरी जैसा सीधा साधा किसान उसमें फंस कर रह जाता है। ये दिखाता है कि कैसे जो बड़ी ताकतें हैं, सामाजिक और आर्थिक, वो एक आम आदमी की किस्मत को कंट्रोल करती हैं। और सवाल उठता है कि क्या इस सिस्टम के सामने एक अकेले इंसान का संघर्ष हमेशा बेकार ही जाता है? और उपन्यास का अंत भी तो यही दिखाता है। दुखद है बहुत। हाँ, बहुत दुखद। होरी अपनी गाय की इच्छा पूरी करने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है और कर्ज में डूबता है और उलझता चला जाता है। वो सपना जैसे उससे दूर और दूर होता जाता है। बिल्कुल। और अंत में क्या होता है? लगातार खटते खटते और जो दिमागी बोझ है उसके तले वो दम तोड़ देता है। और उसके मरने के बाद वो दृश्य तो और भी मार्मिक है। हाँ, वो बहुत झकझोरने वाला है। उसकी पत्नी धनिया, जो खुद सारी जिंदगी दुख झेलती रही, वो किसी तरह थोड़े से पैसे जमा करके ब्राह्मण को गोदान यानी गाय का दान करती है, ताकि होरी की आत्मा को शांति मिले। हाँ। और ये देखिए कितना तीखा व्यंग है कि धर्म और रिवाज का बोझ भी मरने के बाद उस गरीब के ही कंधे पर आता है। सही कहा। अच्छा, किरदारों की बात करें तो होरी और धनिया तो हैं ही। समीक्षा में होरी के बारे में क्या कहा गया है? समीक्षा बताती है कि होरी नेक है, ईमानदार है, पर वो हालात के आगे ना अक्सर मजबूर सा दिखता है। और धनिया, उसकी पत्नी? धनिया धनिया सिर्फ उसकी परछाई नहीं है, वो बहुत मजबूत है, जमीन से जुड़ी हुई, और उसमें गजब का आत्मसम्मान है। हाँ, मुझे भी पढ़ते हुए लगा कि कई बार तो वो होरी से ज्यादा प्रैक्टिकल और हिम्मत वाली लगती है। बिल्कुल। धनिया का किरदार बहुत दमदार है। वो चुपचाप सहने वाली औरतों में से नहीं है। वो आवाज उठाती है, बहस करती है, और जब मुश्किल आती है तो परिवार को संभालने के लिए कड़े फैसले भी लेती है। और फिर उनका बेटा है गोबर। हाँ, गोबर। वो एक तरह से उस नई पीढ़ी का प्रतीक है जो गांव के इस घुटन भरे माहौल से, इस शोषण से तंग आ चुकी है। उसमें शहर जाने की इच्छा है, कुछ अलग करने की चाहत है, वो इस सब से निकलना चाहता है। हाँ, उसका नजरिया होरी से बिल्कुल अलग है। होरी जहां परंपरा और मर्याद यानी मान मर्यादा में बंधा हुआ है, गोबर उन बंधनों को तोड़ देना चाहता है। बिल्कुल। और ये जो टकराव है होरी और गोबर के बीच, ये सिर्फ बाप बेटे का झगड़ा नहीं है। अच्छा, ये उससे ज्यादा है। हाँ, ये दो पीढ़ियों का, दो सोच का संघर्ष है। एक तरफ वो पुराने ग्रामीण मूल्य हैं जो अब बोझ लगने लगे हैं, और दूसरी तरफ बदलाव की इच्छा है, शहर का एक आकर्षण है।
तो ये उस समय के समाज में जो बदलाव आ रहा था उसका भी आईना है। हाँ बिल्कुल, वो दौर था जब लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे थे, पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठ रहे थे, और ये गांव और शहर के भारत के बीच जो खाई बढ़ रही थी उसे भी दिखाता है। इनके अलावा भी तो कुछ और पात्र हैं, जैसे जूनिया। हाँ, जूनिया एक विधवा है वो, जिसे समाज उसकी जाति और उसके अतीत की वजह से अपनाने को तैयार नहीं है। और गोबर उसे अपना लेता है, जिससे परिवार पर और मुसीबत आ जाती है। हाँ, तो ये पात्र जो हैं, जैसे जूनिया हो गई या और भी छोटे मोटे पात्र हैं, वो कहानी में जाति व्यवस्था, सामाजिक बहिष्कार जैसे मुद्दों को और गहरा करते हैं। दिखाते हैं कि समाज ने कैसी कैसी दीवारें खड़ी कर रखी थी। तो ये सारे किरदार मिलकर उस समाज का एक जटिल चित्र बनाते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा समाज जहां अन्याय और असमानता की जड़ें बहुत गहरी थीं और जहां सबके लिए मौके और इज्जत बराबर नहीं थे। अच्छा, तो अगर हम थीम्स की बात करें, उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं, पहला तो शायद वही है जो हमने होरी की कहानी में देखा, किसानों की गरीबी और कर्ज का जाल। हाँ, ये सबसे प्रमुख है, और प्रेमचंद इसे बहुत बारीकी से दिखाते हैं। कैसे वो छोटी सी जमीन, मौसम का भरोसा नहीं, लगान का बोझ, और ऊपर से सूदखोरों का जो बेरहम ब्याज है, वो सब मिलकर किसान को पीस देते हैं। हाँ, एक बार अगर किसान कर्ज के चंगुल में फंस गया तो फिर उससे निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता था। ये एक तरह की आर्थिक गुलामी ही थी, जहां मेहनत कोई और करे और फल कोई और खाए। सही बात है। दूसरा अहम मुद्दा आपने बताया, जातिवाद और सामाजिक असमानता। समीक्षा भी इस पर काफी जोर देती है। हाँ, देती है, और सही देती है। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि प्रेमचंद सिर्फ छुआछूत या भेदभाव नहीं दिखाते। वो ये दिखाते हैं कि कैसे जाति व्यवस्था का इस्तेमाल आर्थिक शोषण के एक हथियार की तरह होता था। मतलब कैसे? मतलब जो ऊंची जातियां थीं, खासकर ब्राह्मण और ठाकुर, उनका समाज में और धर्म में दबदबा था, और इसी दबदबे का फायदा उठाकर वो गरीबों का, खासकर निचली जातियों के लोगों का शोषण करते थे। धर्म की आड़ लेकर भी शोषण होता था। तो ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों की बात नहीं, ये एक पूरा सिस्टम था जो अन्याय पर टिका था। और तीसरा विषय जो मुझे लगता है बहुत अहम है, वो है पारिवारिक रिश्तों का चित्रण। हाँ, रिश्तों का। प्रेमचंद रिश्तों को बहुत सच्चाई से दिखाते हैं, कोई आइडियलाइज नहीं करते। उनमें प्यार भी है, त्याग भी है, एक दूसरे के लिए समर्पण भी है। लेकिन साथ में रोज के झगड़े भी हैं, तनाव है, मजबूरियां हैं, कभी कभी स्वार्थ भी दिखता है। बिल्कुल। होरी और धनिया का रिश्ता ही देख लें, कितनी नोकझोंक होती है उनमें, कितने मतभेद होते हैं, पर फिर भी एक गहरा बंधन है, एक जिम्मेदारी का एहसास है जो उन्हें जोड़े रखता है। सही कहा। और चौथा भाव जो पूरी कहानी में फैला हुआ है वो है आशा और निराशा के बीच का झूला। हाँ, ये तो है। पात्र सपने देखते हैं, सोचते हैं कल कुछ बेहतर होगा, कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं, पर बार बार हालात उन्हें तोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह हार नहीं मानते, शायद नहीं मानते। कहीं ना कहीं उम्मीद की एक पतली सी डोर बची रहती है। प्रेमचंद इंसान की इसी जिजीविषा को, मतलब जीने की इच्छा को, इस टूटने और फिर से जुड़ने की कोशिश को बड़ी संवेदनशीलता से दिखाते हैं। ये सिर्फ किसानों की कहानी नहीं रह जाती, फिर ये हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जो मुश्किलों के बाद भी जीने की कोशिश करता है। और ये सारी बातें हम तक पहुंचती हैं प्रेमचंद की भाषा और उनके लिखने की शैली से। समीक्षा में उनकी भाषा की बहुत तारीफ है। हाँ, उनकी भाषा की सरलता और प्रभावशालीता कमाल की है। गांव की आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन उसमें गहराई इतनी है। कोई भारी भरकम शब्द नहीं। बिल्कुल नहीं। सीधी सरल भाषा में लिखते हैं, लेकिन वो पाठक के मन पर सीधा असर करती है। उनके वर्णन इतने सजीव होते हैं, इतने सटीक होते हैं कि पात्र और पूरा माहौल आंखों के सामने आ जाता है। हाँ, जैसे वो होरी का अपनी गाय से लगाव दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, सीधी सादी भाषा में लिखा है, पर वो पाठक के मन में गहरी छाप छोड़ता है। वो छोटे छोटे विवरणों से एक पूरे युग का, एक पूरे समाज का चित्र खींच देते हैं। अच्छा, अब अगर हम उपन्यास के मूल्यांकन पर आए समीक्षा के आधार पर, तो इसकी खूबियां क्या-क्या हैं? सबसे बड़ी खूबी? मेरे ख्याल से, और समीक्षा भी यही कहती है, सबसे बड़ी खूबी है इसकी प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम सचमुच उस जमाने के उत्तर भारतीय गांव में पहुंच गए हैं। हाँ, पात्रों का दुख दर्द अपना सा लगने लगता है। बिल्कुल। और दूसरी खूबी है इसका गहरा भावनात्मक असर। हुरी की लाचारी, धनिया का संघर्ष, गोबर का गुस्सा, जुनिया की पीड़ा, ये सब पाठक को अंदर तक महसूस होते हैं। उपन्यास का अंत तो खैर
मन को भारी कर देता है और सोचने पे मजबूर करता है। और यहीं पर एक और बात आती है, इसकी रेलेवेंस, इसकी प्रासंगिकता आज के समय में। हाँ, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि देखो ये 1936 में लिखा गया था, लेकिन इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं, किसानों का कर्ज, जमीन का संकट, सिस्टम का दबाव, सामाजिक अन्याय, वो आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। सही है, शायद जमींदार और साहूकार के चेहरे बदल गए हों। हाँ, लेकिन शोषण के तरीके और किसानों की जो मूल समस्याएं हैं वो काफी हद तक वैसी ही हैं। ये बात इसे आज भी प्रासंगिक बनाती है। बिल्कुल। और एक और खूबी है, पात्रों की जटिलता। कोई भी पात्र एकदम सफेद या काला नहीं है। हाँ, प्रेमचंद के पात्र असली इंसानों जैसे हैं। उनमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, कमजोरियां भी हैं। होरी ईमानदार है, पर कई बार सामाजिक दबाव में गलतियां कर जाता है। धनिया मजबूत है, पर कभी-कभी कठोर हो जाती है। यहाँ तक कि जो शोषक पात्र हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं मानवीय कमजोरियों की झलक मिल जाती है। ये चीज पात्रों को विश्वसनीय बनाती है। लेकिन समीक्षा कुछ संभावित सीमाओं या आलोचनाओं का भी जिक्र करती है ना? हाँ, करती है। जैसे कुछ लोगों को शायद उपन्यास की गति थोड़ी धीमी लग सकती है, क्योंकि प्रेमचंद ग्रामीण जीवन के हर छोटे बड़े पहलू का विस्तार से वर्णन करते हैं, तो उसमें समय लगता है। और कहानी में दुख और संघर्ष इतना ज्यादा है कि शायद कुछ पढ़ने वालों को ये बहुत निराशाजनक या भारी लगे। हाँ, ये भी हो सकता है। जो लोग सिर्फ हल्का फुल्का मनोरंजन चाहते हैं, उन्हें शायद ये बोझिल लगे। लेकिन इसे कमी कहने के बजाय शायद ये प्रेमचंद के यथार्थवादी नजरिए का सबूत है। वो समाज की कड़वी सच्चाई को बिना मीठा बनाए पेश करते हैं। शायद यही उनका मकसद था। समीक्षा में एक इशारा ये भी है कि शायद कुछ सहायक पात्रों या उपकथाओं को उतना विस्तार नहीं मिला जितनी उनमें संभावना थी। हाँ, ये कहा जा सकता है। पर यह भी हो सकता है कि प्रेमचंद का मुख्य ध्यान होरी और उसके परिवार के जरिए किसान जीवन के केंद्रीय संघर्ष को दिखाने पर था। इसलिए उन्होंने जानबूझकर बाकी धागों को उतना नहीं खींचा। ये उनकी अपनी शैलीगत पसंद हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये कोई कमी हो। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत को समेटने तो समीक्षा गोदान को सिर्फ एक साहित्यिक रचना नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय समाज के उस बहुत बड़े और अक्सर अनदेखे हिस्से की आवाज है। गरीब किसान, हाशिए पर धकेल दिए गए लोग, सामाजिक अन्याय के शिकार लोग, ये उनकी एक सशक्त और प्रामाणिक कहानी है। और ये हमें याद दिलाती है कि इंसान की गरिमा और सामाजिक न्याय की लड़ाई कितनी मुश्किल और कितनी लंबी होती है। और ऐसी रचनाओं को पढ़ना, उन पर सोचना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने समाज की सच्चाइयों से आंखें न चुराएं, बल्कि उन्हें समझे और उन पर विचार करें। हाँ, ये हमें उन लोगों के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाता है जिनकी कहानियां अक्सर कहीं नहीं जाती। तो ये साफ है कि गोदान कहने को तो होरी महतो की एक गाय पाने की अधूरी इच्छा की कहानी है, पर इसका दायरा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। ये कहानी है सिस्टम के दबाव की, आर्थिक शोषण की, जाति की बेड़ियों की, और इन सब के बीच पिसते हुए आम इंसान के उस जज्बे की जो कभी मरता नहीं। और इसके विषय आज भी गूंजते हैं, और प्रेमचंद की जो लेखनी है वो इसे कालजयी बनाती है। बिल्कुल। और अंत में ना ये एक गहरा सवाल छोड़ जाता है हमारे लिए। क्या सवाल? कि आज के इस बदलते हुए भारत में जहां हम विकास की, तरक्की की इतनी बातें करते हैं, क्या होरी जैसे किरदारों के संघर्ष सच में खत्म हो गए हैं, या उन्होंने सिर्फ अपना रूप बदल लिया है? या आज का किसान, आज का मजदूर, आज का वो इंसान जो हाशिए पर है, वो अलग तरह की लेकिन उतनी ही जटिल चुनौतियों का सामना नहीं कर रहा है? ये सवाल सोचने लायक है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।